नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने अपने बेटे अनिल एंटनी के बीजेपी में शामिल होने पर दुख और पीड़ा व्यक्त की है। मीडिया से बात करते हुए ए.के. एंटनी ने कहा कि वे अपने बेटे के इस कदम से आहत हैं और उन्हें ये मंजूर नहीं था। उन्होंने कहा कि मैंने अपने बेटे को हमेशा देश के लिए काम करना सिखाया है, न कि परिवार के लिए, लेकिन उसने दूसरा रास्ता चुना है। वे एक ऐसी पार्टी में शामिल हो गए हैं जो देश को सांप्रदायिक आधार पर विभाजित करने और हमारे देश के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को नष्ट करने की कोशिश कर रही है। मैं इस फैसले को स्वीकार नहीं कर सकता। यह गलत और तकलीफदेह है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने आगे बताया कि पिछले 5 दशकों से मैं कांग्रेस का वफादार हूं। मैं अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करूंगा। मैं अपनी आखिरी सांस तक भाजपा की विचारधारा के खिलाफ खड़ा रहूंगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी आज केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, वी मुरलीधरन और पार्टी की केरल इकाई के प्रमुख के सुरेंद्रन की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बता दें, अनिल एंटनी इससे पहले केरल कांग्रेस के नेता थे और 2002 दंगों पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर विवाद के बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। केरल कांग्रेस का सोशल मीडिया सेल संभालने वाले अनिल एंटनी ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को भारत के खिलाफ पक्षपातपूर्ण कहा था। केंद्र सरकार ने आज फॉरेन फंड्स एक्ट के उल्लंघन के आरोप में ऑक्सफैम इंडिया पर सीबीआई को जांच के निर्देश दिए हैं। सूत्रों ने कहा है कि ऑक्सफैम इंडिया ने विदेशी अंशदान संशोधन अधिनियम के लागू होने के बाद भी विभिन्न संस्थानों को विदेशी धन ट्रांसफर करता रहा है। सूत्रों की माने तो आयकर विभाग के सर्वेक्षण के दौरान मिले ईमेल संकेत देते हैं कि ऑक्सफैम इंडिया एफसीआरए के प्रावधानों को अन्य संघों या लाभकारी परामर्श मार्ग के लिए धन भेजकर दरकिनार करने की योजना बना रही थी। इसके साथ ही सर्वेक्षण ने ऑक्सफैम इंडिया को विदेशी संगठनों या संस्थाओं की विदेश नीति के एक संभावित साधन के रूप में उजागर किया, जिन्होंने वर्षों से संगठन को उदारपूर्वक फंड किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने गुरुवार को अडानी मामले पर बात करते हुए कहा कि राहुल गांधी द्वारा पीएम मोदी पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं और उन्हें ऐसे आरोप लगाने की आदत लग चुकी है। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन में निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगर राहुल गांधी वास्तव में सोचते हैं कि अडानी को ये सब चीजें दी गई हैं, तो यह सच नहीं है। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाने की आदत हो चुकी है। हम 2019 के चुनावों से पहले यह देख चुके हैं। अब वह फिर से ऐसा कर रहे हैं। वह इन सब झूठे आरोपों से कोई सबक नहीं सीखते हैं। सीतारमण ने इसके साथ ही ये भी कहा कि यह कांग्रेस सरकार केरल में थी जिसने अडानी को विजिंजम बंदरगाह दिया था और यह किसी निविदा के आधार पर नहीं दिया गया था। अब वह सरकार नहीं है बल्कि माकपा नीति सरकार है। लेकिन उन्हें यह पूछने और मांग करने से किसने रोका कि केरल उस आदेश को रद्द कर दे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज नरेंद्र मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि वह लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर बात नहीं कर रही है और अडानी मामले की जेपीसी जांच कराने की विपक्ष की मांग से ध्यान भटकाने के लिए संसद में व्यवधान पैदा कर रही है। विपक्षी नेताओं की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा कि 50 लाख करोड़ रुपए का बजट सिर्फ 12 मिनट में पारित हो गया, लेकिन वे हमेशा आरोप लगाते हैं कि विपक्षी दलों को कोई दिलचस्पी नहीं है और वे सदन को परेशान करते रहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि जब भी हमने मांग की, हमें बोलने नहीं दिया गया। मेरे 52 साल के सार्वजनिक जीवन में ऐसा पहली बार हुआ है। खड़गे ने प्रेस से बातचीत में आगे कहा कि बीजेपी चाहती है कि बजट सत्र धुल जाए और अगर ऐसा चलता रहा तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और तानाशाही आ जाएगी। बीजेपी के 44वें स्थापना दिवस पर आज पीएम मोदी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा वो पार्टी है जिसके लिए राष्ट्र सदा सर्वोपरि रहा है, एक श्रेष्ठ भारत जिसकी आस्था का मूल मंत्र रहा है। भाजपा भारत के लिए दिन रात काम कर रही है और हमारी पार्टी मां भारती संविधान और राष्ट्र को समर्पित है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कार्यकर्ताओं के आगे अगले 25 सालों का विजन रखा और कहा कि हमारे हर कार्य में वो ऊर्जा होनी चाहिए जो आने वाले दशकों तक देश की दिशा और दशा हमारे सपनों को मजबूत करने वाली होनी चाहिए। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि मैं सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूँ कि 6 से 7 साल बाद भाजपा के 50 वर्ष पूरे होंगे। जब भाजपा के 50 वर्ष पूरे हों, उस समय पार्टी का व्यक्ति कितना होगा, स्वरूप कैसा होगा, हमारे लक्ष्य क्या होंगे, ये हमें अभी से तय करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार 6 अप्रैल को कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि इनकी संस्कृति परिवारवाद, वंशवाद, जातिवाद और क्षेत्रवाद की रही है, जबकि बीजेपी की राजनीतिक संस्कृति हर देशवासी को साथ लेकर चलने की है। बीजेपी के 44वें स्थापना दिवस पर
पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और कानून व्यवस्था की चुनौतियों से भारत को मुक्त कराने के लिए बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार कड़े कदम उठाने को प्रतिबद्ध है। इस मौके पर पीएम मोदी ने भगवान हनुमान और बीजेपी के बीच समानताएं बताते हुए आगे कहा कि पार्टी निस्वार्थ सेवा के आदर्शों में विश्वास करती है। उन्होंने कहा कि आत्मसंदेह को खत्म करने के बाद भगवान हनुमान की तरह ही भारत अपनी क्षमता का एहसास कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि अगर हम भगवान हनुमान का पूरा जीवन देखें तो उनमें कर सकने वाले की प्रवृत्ति थी, जिसकी वजह से उन्हें बड़ी सफलताएं हासिल हुई। आपको बता दें कि आज गुरुवार को हनुमान जयंती भी मनाई जा रही है। कर्नाटक कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही तकरार पर अब पार्टी के राज्य प्रमुख डीके शिव कुमार ने बड़ा बयान दिया है। एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में डीके शिव कुमार ने कहा कि मैं पार्टी का वफादार व्यक्ति रहा हूं, पार्टी के साथ कभी विश्वासघात नहीं किया। हम कर्नाटक को बचाएंगे, फिर इसे हाईकमान पर छोड़ देंगे। हाईकमान हमेशा पार्टी के साथ खड़े लोगों के साथ खड़ा रहा है, हम उन पर विश्वास करते हैं, मुझे हमारे नेतृत्व पर भरोसा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धरमैया के साथ चल रहे विवादों पर डीके शिव कुमार का कहना था कि हम सब एक साथ काम कर रहे हैं और बीजेपी और मीडिया दोनों नेताओं के बीच तकरार की अफवाह फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें यकीन है हम 140 सीटें जीतेंगे। वहीं एचडी कुमारस्वामी की पार्टी जेडीएस के साथ गठबंधन को लेकर शिव कुमार ने कहा कि जेडीएस ने बिना जनादेश के बीजेपी से हाथ मिलाकर 2 बार जनता के साथ धोखा किया है। उन्होंने कहा कि कुमारस्वामी अपने वादों को पूरा करने में विफल रहे हैं और लोगों ने ये देख लिया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने 42 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। बता दें कि कल ही कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए संभावित उम्मीदवारों के नामों पर मंथन किया था और आज दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इससे पहले कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव के लिए पिछले दिनों 24 मार्च को 124 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी की थी। पहली लिस्ट में कांग्रेस विधायक दल के नेता सिद्धरमैया भी शामिल है और वो वरुणा सीट से चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करने के बाद दिल्ली आबकारी नीति मामले पर सीबीआई से जवाब मांगा है और दिल्ली हाईकोर्ट ने अब इस मामले की सुनवाई को 20 अप्रैल तक के लिए टाल दिया है। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था। फिलहाल वे न्यायिक हिरासत में हैं। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से संबंधित एक मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश को आप नेता ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। बिहार में विधान परिषद के लिए 5 सीटों पर हुए चुनाव के नतीजे कल बुधवार को घोषित किए गए हैं। बता दें चुनाव में बीजेपी को करारा झटका मिला है क्योंकि पार्टी 5 में से मात्र एक ही सीट पर जीत दर्ज कर पाई। वहीं महागठबंधन उम्मीदवार 3 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रहे और बाकी बची एक सीट पर निर्दलीय आफाक अहमद जीते, जिन्हें प्रशांत किशोर के जनसुराज का समर्थन हासिल था। आपको बता दें कि बिहार विधान परिषद के शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की 5 सीटों पर 31 मार्च को वोट डाले गए थे। स्नातक चुनाव में सारण सीट पर जेडीयू के वीरेंद्र नारायण यादव ने बीजेपी के डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद सिंह को हराया। वहीं सारण शिक्षक सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी आफाक अहमद ने, इसके अलावा गया शिक्षक निर्वाचन सीट पर बीजेपी के जीवन कुमार ने जेडीयू के संजीव श्याम को हराया, जबकि गया स्नातक सीट पर आरजेडी और बीजेपी के प्रत्याशी के बीच टक्कर जारी है। यहाँ चुनाव परिणाम की घोषणा होनी अभी बाकी है। वहीं कोशी शिक्षक सीट से जेडीयू के संजीव कुमार सिंह फिर जीतने में कामयाब रहे। आईपीएल में आज कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स आमने सामने होंगी। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने अपने पहले मैच में मुंबई इंडियंस को हराया था। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स को अपने पहले मैच में पंजाब किंग्स के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।